नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार पुनः आप सबके समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हूं अपने नए वीडियो के साथ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबको पाषाण काल यानी कि स्टोन एज के पहले चरण फर्स्ट फेज पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया था। मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार प्रिमिटिव मैन यानी कि आदि मानव प्रगति पथ पर चलता गया निरंतर, और अंत में हम पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के अंतिम फेज में देखेंगे कि बुद्धिमान मानव यानी कि होमो सेपियंस का उदय हो जाता है। और जब एक बार बुद्धिमान मानव यानी कि होमो सेपियंस आ जाता है पृथ्वी पर, तो उसने कई क्रांतिकारी परिवर्तन लाए मानव जीवन में, जिसके कारण जो है धीरे धीरे इस धरती पर जो है सभ्यता का प्रसार होना शुरू हो गया। अपने पिछले वीडियो में मैंने पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज की चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को इस नए वीडियो में मैं आगे बढ़ाता हूं, और यहां हम स्टोन एज के जो बाकी जो दो बचे हुए चरण थे, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, इन दोनों की चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यह मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज है, वह पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण काल के मध्य का एक ट्रांजिशनल फेज है यानी संक्रमण काल है। इसमें टाइम पीरियड आप देखेंगे कि यह 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से लेकर के यह 4000 ईसा पूर्व यानी 4000 BC तक रहा है, जबकि न्यूलिथिक एज की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में 7000 ईसा पूर्व में यानी 7000 BC में शुरू हो जाता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। दोस्तों, यहाँ मैं फिर एक बार क्लियर कर दूँ कि दुनिया में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व यानी कि 9000 BC में ही हो गई थी, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में ही होती है। तो और इसके टाइम पीरियड को लेकर के कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था आप सभी को कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 4000 ईसा पूर्व तक 4000 BC तक मेसोलिथिक एज चलता जा रहा था। वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में 9000 ईसा पूर्व में ही और भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व में ही न्यूलिथिक एज की शुरुआत जो है वह हो चुकी थी। आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान मानव का उदय हो चुका था, तो उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आग का व्यापक प्रयोग करना सीख लिया। डेट इज होमो सेपियंस स्टार्टेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पूरा पाषाण काल के प्रथम चरण में आग की खोज हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे प्रिमिटिव मैन यानी कि निएंडरथल ने आग पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखा, लेकिन अच्छे तरह से उसका प्रयोग करना इसी मेसोलिथिक एज में बुद्धिमान मानव यानी कि होमो सेपियंस ने सीख लिया। उसके बाद हम जो अगला फैक्ट और जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वह है कि मानव ने, हमारे बुद्धिमान मानव ने इस मेसोलिथिक एज में धनुष और तीर का आविष्कार कर लिया, यानी कि होमो सेपियंस इन्वेंटेड बो एंड एरो इन द मेसोलिथिक एज। इसका मतलब हुआ कि मिसाइल तकनीक यानी कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का जन्म हो गया था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिसाइल तकनीक का मतलब होता है एक जगह उपस्थित रहें आप और वहाँ से आप दूसरी जगह मार कर दें, उसे ही हम मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र तकनीक कहते हैं। तो तीर धनुष जो है, बो एंड एरो, ये मिसाइल तकनीक का एकदम प्रारंभिक जो है इन्वेंशन है। और बो एंड एरो यानी कि धनुष और तीर का आविष्कार करके अब मनुष्य ने चिड़िया जो उड़ रही होती थी उसका भी शिकार करना और भागते हुए छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करना जो है शुरू कर दिया था। तो यह तकनीक में एक बहुत
बड़ा जो है वो कदम था आगे की ओर, धनुष और तीर का आविष्कार हो गया था साथियों। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि मिसाइल तकनीक की शुरुआत जो है वह मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज में हुई थी। आप इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद साथियों हम ये देखते हैं कि एक और जो बड़ा तकनीकी परिवर्तन आता है इस मेसोलिथिक एज में, जो कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का ट्रांजिशनल फेज है। इसमें इस काल में बड़े बड़े स्टोन टूल्स का तो यूज हो ही रहा था, लेकिन एक जो बड़ा व्यापक बदलाव आया वह आया कि अब लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी शुरू हो गया, जिनका साइज जो था वो 1 to 8 सेंटीमीटर हुआ करता था, यानी कि यूज ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स इसमें इस पीरियड में आ गया। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि एम फॉर मेसोलिथिक एज और एम फॉर माइक्रोलिथिक टूल्स। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि माइक्रोलिथिक टूल्स का प्रयोग जो है पाषाण काल के यानी कि स्टोन एज के किस फेज में शुरू हुआ, तो वह मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज में शुरू हुआ। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, आगे हम जब बढ़ते हैं तो जो आदि मानव जिस प्रकार आखेटक यानी कि शिकारी यानी हंटर हुआ करता था और वो अनाज का संग्रहण किया करता था, यानी कि फूड को जो है वो गैदर किया करता था, छोटे छोटे समूहों में बाहर निकल के खोजता चलता था। इस संक्रमण काल में भी, इस ट्रांजिशनल फेज में भी वो शिकार कर रहा था और इसके अलावा वो फूड गैदर कर रहा था। लेकिन अब उसने मछली पकड़ना भी यानी फिशिंग भी शुरू कर दिया था साथियों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो एक जो मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ अब वह है कुछ चीज़ों के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यानी कि ओल्डेस्ट अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं मेसोलिथिक एज में, भले ही वो एक्सेप्शन के रूप में है, क्योंकि इन सब की विधिवत शुरुआत जो है हम देखते हैं नव पाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में। आइए हम देखते हैं क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट। हम मेसोलिथिक एज में यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का जो प्राचीनतम साक्ष्य देखते हैं दोस्तों, वह देखते हैं हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर में और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में। सबसे पहले पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो हमें यहीं मिले हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है दोस्तों, ये अपवाद है। अभी पशुपालन की विधिवत शुरुआत जो है बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी, सिर्फ हमें यहाँ से इन दो जगहों से जो है पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं और ये दोनों ही स्थल जो थे ये मेसोलिथिक एज को जो है उसके प्रतीक हैं ये। तो हमें मान लेना चाहिए कि पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो यहीं से शुरू हो गए हैं मध्य पाषाण काल से, भले ही उसकी विधिवत शुरुआत जो है वो नव पाषाण काल में हुई है। उसके बाद साथियों एक अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह है कि मृद भांड यानी कि पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन के जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, वो हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था वहाँ के चौपानी मांडो से मिले हैं। अक्सर मैं अपने ऑफलाइन क्लासेज में बताया करता हूँ याद कराने के लिए अपने छात्रों को कि मृद भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो चौपानी मांडो से मिला है। डेट इज मृद भांडो चौपानी मांडो। इस तुक से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मृद भांडों का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो हमें चौपानी मांडो से मिला है। और इंग्लिश में वाले याद रखिएगा कि जो मृद भांड होते हैं उन्हीं को पॉटरी बोलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो चौपानी मांडो यूपी के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मिले हैं सबसे पहली बार। लेकिन मृद भांडों की जो विधिवत शुरुआत थी पॉटरी मेकिंग की वो हम न्यूलिथिक एज में ही देखेंगे साथियों। इसके अलावा हम जो सबसे पहला मानव आक्रमण का साक्ष्य फर्स्ट ह्यूमन इन्वेशन यानी मानवों का आपस में लड़ाई का जो पहला जो साक्ष्य है वो हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सराय नाहर राय से। यानी
यहाँ पर कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं उस काल के मानवों के जहाँ कटे का निशान है तो एक दूसरे को मारे जाने का निशान है, जिससे कि उनकी हत्या प्रतीत होती है। यही कारण है कि प्रथम मानव आक्रमण, फर्स्ट ह्यूमन इन्वेशन के जो साक्ष्य हैं, जो आपसी लड़ाई हुई थी, वो हमें सराय नहर राय से मिलता है। अब साथियों, हम 3 फैक्ट यहाँ पर और देखेंगे। फुल ह्यूमन स्केलेटन, गर्भ चूल्हे यानी कि पिट हट्स, जो ज़मीन की खुदाई करके उसके अंदर गड्ढे में जो है चूल्हे के साक्ष्य, और शवाधान यानी कि बरियल्स, इन तीनों के जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं वो हमें उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महादहा, दमदमा और सराय नाहर राय से मिले हैं साथियों। तो आप इन फैक्ट को जो है ध्यान रखिएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि भारत में सबसे पहले जो मानव निर्मित जो टूल्स थे, मैनमेड टूल्स थे, वो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बोरी नामक स्थल से मिले हैं, जबकि जो सबसे पहले मानव खोपड़ी जो मिली है वह मिली है हमें मध्य प्रदेश के हथनौरा से और तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से। लेकिन साथियों, पूरा स्केलेटन यानी कि पूरा मानव बॉडी, नर कंकाल जो है, उसके साक्ष्य हमें सबसे पहले मिलते हैं महादहा, दमदमा और सराय नाहर राय से। पिट हट्स यानी कि ज़मीन के नीचे बने हुए चूल्हे, वहाँ हमने देखा है कि आग का व्यापक प्रयोग हुआ है, जानवरों की हड्डियाँ जली हुई हैं, यानी कि उसे पका करके खाया गया है उस समय के मानवों के द्वारा। इन सब के साक्ष्य हमें इन्हीं स्थलों से मिलते हैं। और शवाधान यानी कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो शवाधान यानी बरियल्स की जो शुरुआत हुई थी सही तरीके से, वह हुई थी इस मेसोलिथिक एज में, जब मृत होने के बाद, डेड होने के बाद मनुष्य को जो है प्रॉपरली दफनाया जाता था। उसका जो पहला साक्ष्य जो है हमें इन्हीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महादहा, दमदमा और सराय नाहर राय से मिलता है। तो साथियों, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज की तरफ। यहाँ पर हम टाइम देखेंगे कि 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, यहाँ सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आविष्कार हम देखते हैं वो है पहिए का आविष्कार, डेट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील इन न्यूलिथिक एज। और ये व्हील, ये पहिया गाड़ी चलाने के काम अभी नहीं आता था, वरन ये चाक का काम करता था, जिस पर कि कुम्हकार अपने मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। यानी कि पॉटरी मेकिंग की विधिवत शुरुआत जो है वो कहाँ होती है? यहाँ होती है दोस्तों। जबकि मैंने बताया कि इसके अर्लीस्ट साक्ष्य जो हैं मेसोलिथिक एज में ही मिल जाते हैं चौपानी मांडो में, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत यानी ढंग से जो शुरुआत होती है, एक विविधता भरी शुरुआत जो होती है, वो होती है कुम्हकारी की हमें नवपाषाण काल में ही जा कर के। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि लोहे और हड्डियों के जो टूल्स थे वो तो बन ही रहे थे, भले ही यहाँ पर लघु पाषाण यानी छोटे छोटे टूल्स बनने लगे थे। यहाँ हम देखते हैं कि पत्थरों और हड्डियों यानी कि स्टोन और बोन्स के अलावा स्लेट के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा। ये भी एक प्रकार का जो है चट्टानी है, ठीक, शैल है स्लेट। इसके उपकरणों का भी प्रयोग जो है बुद्धिमान मानव ने शुरू कर दिया था न्यूलिथिक एज में साथियों। इसके बाद कृषि और पशुपालन की विधिवत शुरुआत जो है वह कहाँ होती है? वो होती है नवपाषाण काल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य जो है हमें वो राजस्थान के बगौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मेसोलिथिक एज में मिलते हैं। लेकिन उसकी विधिवत शुरुआत, उसके ढंग से जो शुरुआत होती है, उसकी जो सिस्टमेटिक शुरुआत, व्यवस्थित शुरुआत जो होती है वो होती है नवपाषाण काल से। हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के यानी बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से मिलती है, जिसका काल 7000 BC माना गया है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और साथियों, मनुष्य के द्वारा पहला उपजाया गया जो अनाज था वो जौ यानी कि बार्ली था। अब मनुष्य क्या हो गया? जहाँ पहले वो फूड गैदरर यानी कि खाद्य संग्राहक होता था, अब वह खाद्य उत्पादक
यानी कि फूड प्रोड्यूसर हो गया। और मेहरगढ़ में जौ के साथ साथ हमें गेहूं, कपास इत्यादि के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि विट और कॉटन के भी साक्ष्य हमें जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा मैं एक और फैक्ट आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में जो मानव के द्वारा पहली उपजाई गई फसल थी, जो क्रॉप था, वो था दोस्तों रागी, जिसे कि हम अंग्रेजी में फिंगर मिलेट बोलते हैं। रागी एक पौष्टिक आहार है और उसको सबसे पहले ये साउथ इंडिया में उपजाया गया जो अनाज था वो था रागी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। जबकि मानव के द्वारा कहीं भी उपजाया गया जो पहला जो अनाज था वो था जौ यानी कि बार्ली। आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि जो चावल का यानी राइस का जो अर्लीस्ट एविडेंस है, प्राचीनतम साक्ष्य है, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के ही कोल्डिवा मिलता है। उसी प्रयागराज में दोस्तों जहाँ के चौपानी मांडो में हमें मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और वहीं से हमें उसी डिस्ट्रिक्ट के कोल्डिवा से हमें चावल के यानी कि राइस के जो है अर्लीस्ट एविडेंस, प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नवपाषाण काल से संबंधित है, न्यूलिथिक एज से, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर। कश्मीर में वहाँ की जो राजधानी है जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की जो राजधानी है श्रीनगर, उसके पास में दो स्थल उपस्थित है दोस्तों, दो न्यूलिथिक साइट्स हैं। दे आ बुर्ज होम एंड गुफकराल। तो जो बुर्ज होम है और गुफकराल है वहाँ हमें पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं यानी गर्त आवास मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य ज़मीन की खुदाई करके गड्ढा बना करके और ऊपर से जो है किसी चीज़ से, घास फूस से या खपरेले से उसे ढक देता था और उसी गड्ढे में वो रहता था। उसे ही हम गर्त आवास या पिट ड्वेलिंग्स बोलते हैं। और उसके साक्ष्य हमें बुर्ज होम और गुफकराल से मिले हैं जो कि कश्मीर में स्थित है। गुफकराल का जो मतलब होता है वह होता है कि केव ऑफ पॉटर यानी कि कुम्हकार की गुफा, और ये वहाँ पर गुफा भी मिला है गुफकराल में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं, हमने पहले ही बता दिया था कि पशुपालन की तो शुरुआत हो ही चुकी थी दोस्तों, और सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर जो था वो डॉग यानी कि कुत्ता था। हम कश्मीर के बुर्ज होम में क्या देखते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं साथियों, यानी कि डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स हैव बीन फाउंड एट बुर्ज होम इन कश्मीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं फैक्ट आपको बता दूं कि जब यही सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात आती है, वहाँ पूछा जाता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जो है हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों वहाँ पर उत्तर रोपड़ होगा जो कि पंजाब में है, आज उसका नाम रूपनगर है। लेकिन अगर न्यूलिथिक साइट के बारे में पूछेगा, नवपाषाण काल के किसी स्थल के बारे में, तो उसका उत्तर साथियों बुर्ज होम होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि बुर्ज होम न्यूलिथिक साइट है जहाँ की मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स। वहीं अगर वह हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल पूछेगा तो वहाँ आपको रोपड़ लगाना है। तो आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी साथियों। उसके आगे बढ़ते हैं। इन तमाम परिवर्तनों के कारण, यानी कि जब मनुष्य ने जब कृषि की शुरुआत कर दी तो वो जमीन के साथ बंध करके स्थिर होने लगा, यानी धीरे धीरे अब स्थिर ग्राम में यानी ग्रामीण जीवन की शुरुआत होने लगी। इट मीन्स जैसे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई दोस्तों, स्टेबल रूरल लाइफ की भी शुरुआत हो गई। यानी कि जो मनुष्य अब तक इधर से उधर घूमता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, अब उसने अस्थायी जीवन जीने की शुरुआत कर दी और इस प्रकार एक ग्रामीण संस्कृति यानी कि रूरल कल्चर का जन्म जो है वो हो गया, और वो हुआ नवपाषाण काल में। और सबसे बड़ी बात कि अब मनुष्य ने यानी कि बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस ने अब
गोलाकार और आयताकार घर बनाने शुरू कर दिए जो कि मिट्टी या मिट्टी के साथ साथ सरकंडों के बने होते थे। दैट इज नाउ द होमो सैपियंस स्टार्टेड मेकिंग सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड ऑफ मड एंड रीड्स। तो सरकंडों को अंग्रेजी में रीड्स यानी कि केन कहते हैं, जो बेंत होते हैं, बांस देखेंगे छोटे छोटे जो बांस होते हैं उनके, और मिट्टी की सहायता से जो है उसने अपने गोलाकार या आयताकार घर जो है बनाने शुरू कर दिए थे। इन तमाम परिवर्तनों के कारण दोस्तों इस न्यूलिथिक एज को गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यानी कि नौपाषाण क्रांति का भी नाम दिया है। तो गॉर्डन चाइल्ड आप नाम याद रखेंगे, गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है, यानी कि बुद्धिमान मानव ने इतने ज़्यादा तीव्र परिवर्तन किए इस काल में कि इसे एक तरह से क्रांति की संज्ञा दे दी गई। क्रांति का मतलब होता है कि काफ़ी कम समय में इतने तीव्र बदलाव जो कि पूरे मानव जीवन को ही बदल करके रख दे। इसीलिए संभवतः गॉर्डन चाइल्ड ने इसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार में जो वैशाली ज़िला है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक चिरांद नामक जगह है, चिरांद। और इस चिरांद से हमें हड्डी के उपकरण के काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में हमें बोन टूल्स मिले हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस न्यूलिथिक साइट से, किस नौपाषाण कालिक स्थल से जो है हमें हड्डी के उपकरण भारी मात्रा में मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं। तो वो जगह जो है चिरांद है, बिहार के वैशाली ज़िले में। आप इसे ध्यान देंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राख के ढेर जो है वो कहाँ से मिले हैं। वो नौपाषाण कालिक स्थल कर्नाटक के पिकली हल से मिले हैं। कर्नाटक का जो पिकली हल है वहाँ से गोबर के राख के ढेर मिले हैं। डैट इज फायर बेक काउडंग केक्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम पिकली हल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि साउथ इंडिया में ही हम देखते हैं कि गोबर की राख के ढेर मिले। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर कैटल्स यानी कि जो गाय हैं इनका जो है अब पालन जो है वो गौ पालन की शुरुआत निश्चित रूप से हो चुकी है दोस्तों। और यह जो काल आप देखते हैं नौपाषाण काल, यह 1000 ईसा पूर्व तक जाने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में नौपाषाण काल 1000 BC तक चलता रहा है। यद्यपि नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स और पाकिस्तान में हम इस काल के बीच में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है पूरा काल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन साउथ इंडिया इसे अछूता था सिंधु घाटी सभ्यता से, और वहाँ पर 1000 BC तक जो है नौपाषाण काल ही चलता रहा है। तो इसीलिए वहाँ हम गोबर के राख के ढेर देखते हैं। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप आराम से जो है इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं अपने इस वाइट बोर्ड पर। और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो मैं लेकर के आऊँगा ताम्रपाषाण काल और दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति को लेकर के, डेट इज़ कैल्कोलिथिक एज एंड मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। इस पर मेरा अगला वीडियो बेस्ड होगा जो जल्द ही जो है मैं फिर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मैं कुमार प्रियांक आप सबसे विदा लेना चाहूँगा साथियों यहाँ से। आइए हम अपने अगले वीडियो के साथ जल्द ही मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।